नमस्कार। फूड प्लेनेट हेल्थ वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वेबिनार में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारी फूड चॉइसेस हैं, जो हमारे भोजन का चुनाव है, वो कैसे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पशु पक्षियों को पूरी दुनिया में प्रभावित कर रहा है। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने ये विषय चुना क्यों। क्योंकि हमारे पर्यावरण को पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो कई सारी चीजों से प्रभावित होता है। पशु पक्षियों को भी बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो सिर्फ आज हम लोग अपने भोजन के बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं, पहले इस बारे में समझ लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि धरती का करीब 71% हिस्सा समुद्रों से घिरा हुआ है और 29% हिस्सा जो अपनी धरती का है वो जमीन वाला हिस्सा है। और हमारी धरती का ये जो जमीन वाला हिस्सा है, इसका करीब 40% आज हम लोग अपने भोजन के उत्पादन में, अर्थात कृषि और पशुपालन में प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हम लोग समुद्रों में भी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो धरती के अधिकांश हिस्से का आज प्रयोग हम लोग जो है आज अपने भोजन के उत्पादन में ही कर रहे हैं। और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है वो हमारी इसी गतिविधि के माध्यम से पड़ रहा है। तो इस चीज को आज हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे, कितना पड़ रहा है और समाधान क्या है। दूसरा, आज जो तरीके हम लोग अपना रहे हैं अपने भोजन के उत्पादन के, वो तरीके पारंपरिक नहीं है। वो तरीके आज इंडस्ट्रियल तरीके हैं। आज हम लोग कम समय में, कम जगह में, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर लें, ऐसी प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। और इस कारण हमारा जो उत्पादन है भोजन का, वो आज फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इस चीज को भी हम विस्तार से समझेंगे इस वेबिनार में। और पशु पक्षी भी चूंकि हमारे भोजन के उत्पादन से जुड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या समाधान है, इस विषय पर भी हम आज प्रकाश डालेंगे। तो इस वजह से आज हम लोग इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आती है खाने पीने की, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो तो हमारी पर्सनल चॉइस है, वो तो हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चूंकि हमारे खान पान का प्रभाव पूरी धरती के पर्यावरण पर, मानव स्वास्थ्य के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर पड़ रहा है, तो सिर्फ यह हमारा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल कंसर्न का विषय है। तो हमारी जनसंख्या धरती पर 8 अरब पहुंच चुकी है। जितने ज्यादा हम इंसान हैं उतना ज्यादा फिर हमें खाने की आवश्यकता होती है। उतना ज्यादा खाना उगाने के लिए फिर हमें उतने ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं। वहां पर सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े पैमाने पर फिर जानवर भी हमें पैदा कराना पड़ता है पशुपालन के लिए। तो वहां पर भी जानवरों के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, बड़े पैमाने पर खाना उगाने के लिए, उनके लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत, तो उसके लिए भी पानी की जरूरत। तो जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, उतना ज्यादा फिर हमने रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ाई। तो उसका असर आज हमें इन तमाम चीजों पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें आज के हमारे पशुपालन की, तो आज ये हम लोग बहुत ही मैसिव स्तर पर कर रहे हैं। और काफी ये इनह्यूमैन भी है। बड़ी तादाद में जानवरों को एक साथ रखते हैं, अप्राकृतिक तरीके से वृद्धि कराते हैं ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो काफी ये अमानवीय कृत्य भी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे वेबिनार में। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले हमारी धरती कैसी थी और आज कैसी है। तो लगभग 10,000 साल पहले की बात है, जब हमने धरती पर खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। उससे पहले जितने भी जानवर धरती पर थे वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ थे। कोई डोमेस्टिकेटेड या पालतू जानवर नहीं होता था। तो कल्पना कीजिए उस समय धरती कैसी रही होगी। आपको पता है, उस समय धरती पर करीब 99% हिस्से में वन्यजीव हुआ करते थे और 1% या उससे भी कम हिस्से में हम इंसान थे। जंगल, घास के मैदान, नदी, तालाब, हर तरह के जो हैबिटेट्स थे उस समय बड़ी प्योर कंडीशन में थे। हवा, मिट्टी, पानी सब साफ सुथरा था। धरती जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंडीशन में थी। और आज 10,000 साल बाद धरती का हाल कैसा है? आज धरती का हाल लगभग उलट चुका है। आज धरती पर वन्य जीव, जो खासकर वाइल्ड मैमल्स हैं, वो 1% या उससे भी कम हिस्से में बचे हैं। 99% हिस्से में या तो हम इंसान हैं, या तो हम इंसानों के द्वारा जबरन पैदा कराए जाने वाले जानवर, जिनको हम अपने इस्तेमाल के लिए पैदा कराते हैं, वो है। 32% इंसान और 67% लाइव स्टॉक। तो इस तरीके से आज हमने अपने मांग के लिए, अपनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन की पूर्ति के लिए इतना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज शुरू किया और वन्य जीव, उनके हैबिटेट लगातार खत्म होते गए। और आज धरती की स्थिति हम सभी देख रहे हैं। अलग अलग तरह की पर्यावरणीय समस्याओं से धरती गुजर रही है।
तो अब इसमें एक टर्म आता है जो आज का वर्तमान पशुपालन है, इसको नाम दिया गया फैक्ट्री फार्मिंग। और ऐसा नाम क्यों दिया गया? फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां पर कम समय में, कम लागत में, कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो। तो आज का पशुपालन फैक्ट्री का रूप ले चुका है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम लागत लगे, कम समय में, कम जगह में ज्यादा मांस का, दूध का, अंडे का, मछली का उत्पादन हम कर लें। तो इस कारण से ये फैक्ट्री फार्मिंग कहलाता है आज। आज ये चाहे छोटा सा किसान हो, एक दो जानवर रखता हो, वो भी वही कर रहा है, बड़े बड़े फार्म में भी वही हो रहा है। तो ये जो फैक्ट्री फार्मिंग है, क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है? तो इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। आज जो जानवर हम रख रहे हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, मछलियां, इनमें से अधिकांश जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या तो ऐसी जीएम स्पीशीज के साथ उनको क्रॉस कराया हुआ है। हमने ज्यादा उत्पादन के लिए ऐसी चेंजेस किए। इसके अलावा उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग कई सदियों से करा रहे हैं, उसकी प्राकृतिक चयन की क्रिया में हस्तक्षेप करके उनका कृत्रिम चयन कराकर। इसके अलावा उनका आहार भी हमने बदला। जैसे गाय अलग अलग तरह की वनस्पतियां खाने वाले जानवर थे, हमने उनको चारा, दाना, भूसा, पशु आहार, सप्लीमेंट, ये सब कुछ देना शुरू किया। तो इस तरीके से हमने उनके बॉडी में उत्पादन ज्यादा बढ़वाया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो है, ये हमारे लिए, इकोसिस्टम के लिए, उन जानवरों के लिए काफी नुकसानदायक है। इसके साथ ही साथ इलीगल यूज ऑफ हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। आज पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का जितना उत्पादन हो रहा है, वो अधिकांश हम जानवरों को ही खिला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जानवर बीमार पड़ते हैं तो हम उनको एंटीबायोटिक खिलाकर उनकी बीमारी ठीक करते हैं। हमने उनके शरीर में इस तरह के परिवर्तन कर दिए हैं ऑलरेडी ज्यादा उत्पादन के लिए, कि वो बीमार रहते हैं बाय डिफॉल्ट। और इस कारण से रेगुलर उनको फिर एंटीबायोटिक खिलाना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर कई तरह के हार्मोन्स जो इलीगल है, उनका प्रयोग भी आज पशुपालन में हो रहा है। जैसे अंडे के और मांस के उद्योग में ग्रोथ हार्मोन्स का प्रयोग, ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन जिसका प्रयोग धड़ल्ले से आज डेयरी के उद्योग में हो रहा है, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, ज्यादा उत्पाद प्राप्त करने के लिए। तो ये चीजें फिर उनके उत्पादों से हमारे शरीर में आती है और हमको भी बुरी तरह से बीमार कर रही हैं। इसके साथ ही साथ उन जानवरों को एक के बाद एक फोर्सफुली प्रेग्नेंट करवाते रहना, उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ये बड़ी अमानवीय प्रक्रिया है, बड़ी क्रूर प्रक्रिया है। साथ ही साथ पूरे जीवन उनको छोटी सी जगह में बंद करके रखना, छोटी सी रस्सी में बांध कर रखना, यह भी उनके नैसर्गिक अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है, बड़ा अत्याचार है उन पर। साथ ही साथ आज का जो वर्तमान पशुपालन है, ये पूरी दुनिया में डिफॉरेस्टेशन का और वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन का प्रमुख कारण है। आप शायद सरप्राइज होंगे ये सुन के, अभी मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे है। साथ ही साथ आज का वर्तमान पशुपालन हवा में, मिट्टी में, पानी में प्रदूषण का भी प्रमुख जिम्मेदार है। इसको भी आगे हम विस्तार से समझेंगे। हमारी जनसंख्या तो 18 भी पहुंची है, पर हम लोग अपनी जनसंख्या से भी 9 से 10 गुना ज्यादा, करीब 70 बिलियन से ज्यादा लैंड एनिमल्स को हर साल पैदा करा कर मारते हैं। और इस तरीके से सोचिए, अगर हमारी 8 अरब की जनसंख्या धरती पर ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में है, तो हमसे भी 9 से 10 गुना ज्यादा कुछ प्रजातियों के जानवर, जिनको जबरदस्ती हम पैदा कराते हैं, जिसमें गाय, भैंस, सुअर जैसे जानवर हमसे भी ज्यादा खाना खाते हैं, उनका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो ये बड़ी पॉपुलेशन जो जानवरों की हम बढ़ाते हैं, ये भी धरती के पर्यावरण के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही है। आगे हम समझेंगे विस्तार से इसको। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये चीजें भारत में तो होती नहीं है, ये तो पश्चिमी देशों में होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ये सारी प्रैक्टिसेस हम भारत में कर रहे हैं। हमने श्वेत क्रांति के नाम पर जो डेयरी का मॉडल भारत में लाया, ये पश्चिम का ही मॉडल था डेयरी का। ऐसा ही चाहे मांस का उत्पादन हो, अंडे का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, आज हम वही सारी इंडस्ट्रियल वेस्टर्न प्रैक्टिसेस भारत में अपना रहे हैं, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने वाली। तो आज ये सब कुछ भारत में हो रहा है, बल्कि ज्यादा हो रहा है। आइए हम बात करते हैं नंबर्स की कि किस तरह से ज्यादा हो रहा है। तो कृषि मंत्रालय और यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत देश हमारा जनसंख्या में नंबर 1 पर है गौवंश की। साथ ही साथ बफेलो की पॉपुलेशन में भी हम नंबर 1 पर है। गौवंश की जनसंख्या करीब 21 करोड़, और भैंसों की जनसंख्या करीब 11 करोड़, मुर्गों की जनसंख्या करीब 87 करोड़। 5वें नंबर पर हम मुर्गों की जनसंख्या में। तो चूंकि हम लोग इन जानवरों की जनसंख्या को बढ़ाने में दुनिया में अग्रणी है, इस वजह से हम लोग वो तमाम समस्याओं को पैदा करने में भी अग्रणी है, जिसके बारे में भी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में बात किया है। आज का जो वर्तमान पशुपालन है, इसको एनिमल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? पशु खेती, पशुपालन नहीं कहते, पशु खेती क्यों कहते हैं? क्यों? आज हम पालन नहीं कर रहे हैं। आज हम चाहे गाय, भैंस हो, मुर्गी हो, बकरी हो, भेड़ हो, मछली हो, हम पालते नहीं है उनको, बल्कि हम उनके साथ इस तरह का प्रयोग करते हैं कि उनसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाए। हम जबरदस्ती उनकी तादाद बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं,
हम उनकी खेती कर रहे हैं, एक तरह से पालन तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए इस वर्तमान तथाकथित पशुपालन को पशुपालन कहने के बजाय हमें पशु कृषि कहना उचित होगा। तो आज का ये जो पशु कृषि है, एनिमल एग्रीकल्चर है, ये पूरी दुनिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके उत्सर्जन का बड़ा कारण है। और वो कैसे? पूरी दुनिया में ये जो 70 अरब से ज्यादा जानवर हम पैदा कराते हैं, धरती पर अधिकांश खेती आज इन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। और ये खेत हमने जंगल काटकर बनाए हैं, और हर मिनट में फुटबॉल के मैदान का जंगल धरती से काटा जा रहा है। और इस कारण से लगातार जंगल जब काटे जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो स्टोर कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित हो रही है। और जो जंगल पहले कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते थे, वो नहीं सोख पा रहे हैं, और इस तरह से वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही मीथेन गैस, जो खासकर हरा चारा खाने वाले जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, पागुर करने वाले जानवर, क्योंकि ये हरा चारा खाकर पागुर की क्रिया करते हैं। इनकी पाचन जो क्रिया होती है अलग होती है। इनके पेट में एक बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। तो वहां पर खाने को ये रखते हैं ले जाकर हरे चारे को, वहां पर बड़े पैमाने पर मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। और इन रूमिनेंट एनिमल्स के द्वारा उत्सर्जित मीथेन जो है, ये प्रमुख कारण है, मानवजनित प्रमुख कारण है मीथेन गैस के उत्सर्जन का धरती पर। और मीथेन गैस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में करीब 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में यह ज्यादा जिम्मेदार है। साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरी जो ग्रीन हाउस गैस है, जो 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, इसके उत्सर्जन का भी बड़ा कारण पशुपालन है। क्योंकि आज अधिकांश खेती हम कर रहे हैं जानवरों को खिलाने के लिए, और खेती में बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स में करीब 45 से 50% तक नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इमिट होती है फिर। और इस तरह से बड़े पैमाने पर इस गैस का भी उत्सर्जन हो रहा है बड़े पैमाने पर। तो तीनों बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन का बहुत बड़ा कारण आज वर्तमान पशुपालन है। और इस कारण से ये बड़े पैमाने पर धरती पर जलवायु में परिवर्तन का जिम्मेदार है। और कृषि के माध्यम से जितना ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, उसका 60% जिम्मेदार अकेले पशुपालन ही है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन कौन से उद्योग धरती पर कर रहे हैं, तो नंबर 1 आता है बिजली का उद्योग, क्योंकि अधिकांश बिजली पूरी दुनिया में कोयला जलाकर बनती है। तो नंबर 1 पर उत्सर्जन में वो है। नंबर 2 पर कृषि है। और कृषि में भी सबसे ज्यादा कौन है? पशुपालन। जबकि धरती के सभी इंसानों की अगर हम प्रोटीन की और कैलोरी की डिमांड की पूर्ति की बात करें, तो सिर्फ 37% हमारी प्रोटीन और 18% कैलोरी की डिमांड जो है, जो पूरी होती है पशु उत्पादों से, मांस, दूध, अंडा, मछली से। आज भी 63% हमारी प्रोटीन की डिमांड और 82% हमारी कैलोरी की डिमांड प्लांट बेस्ड डाइट, फल, सब्जी, अनाज, दालों से पूरी होती है। यह आंकड़ा भी यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। जबकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में यह पशुपालन ज्यादा जिम्मेदार है, और इस कारण से क्लाइमेट चेंज में इसका बड़ा योगदान है। अब इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स, लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी उत्तराखंड के जंगल, हिमाचल के जंगलों में बड़े पैमाने पर इसी साल 2024 में हजारों बार आग लग चुकी है। दुनिया भर के जंगलों का यही हाल बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सूखा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मॉनसून को हमारे वैज्ञानिक प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगातार मॉनसून में परिवर्तन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। बेमौसम बारिश हो रही है। जुलाई से सितंबर तक जब अधिकांश बारिश होनी चाहिए, उस समय बारिश होती नहीं है, और फिर बाद में ज्यादा बारिश हो जा रही है। वो जगह है जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जैसलमेर, बीकानेर का, पिछले कई सालों में वहां पर बाढ़ देखी गई, जो एकदम प्योर रेगिस्तान है, जहां पर 150-200 मिलीमीटर की बारिश होती थी साल भर में। वहां पर एक एक दिन में, एक एक मौसम में 12-12, 1400 मिलीमीटर की बारिश। अभी आपने संयुक्त अरब अमीरात में भयानक बाढ़ के बारे में सुना होगा। एक दिन में इतनी बारिश हो गई वहां पर जितना पूरे साल में होती थी। बाढ़ आ गई रेगिस्तान में। तो लगातार पूरे मॉनसून में हम परिवर्तन देख रहे हैं, और वैज्ञानिक दुनिया भर के बता रहे हैं कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वो जलवायु परिवर्तन के खतरों से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और बहुत बड़ा हमारे सामने अनाज का और पानी का संकट आने वाले समय में 1-2 दशक के अंदर आने वाला है। तो हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में हैं, और इसलिए हमें इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही ह्यूज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हमारी इन तमाम गतिविधियों का। अब बात करते हैं पानी की। तो जितना धरती पर साफ पीने वाला पानी आज हम इंसान प्रयोग कर रहे हैं, उसका करीब 33% हिस्सा आज पशुपालन में ही प्रयोग हो रहा है। ये जो 70 अरब जानवर हम पैदा करवाते हैं, इनके लिए जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पर सिंचाई के लिए, इन जानवरों को रखकर खिलाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पिलाने के लिए, तो इतने बड़े पैमाने पर साफ पानी का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो ये एक प्रकार का हम दुरुपयोग कर रहे हैं पानी का। और अब आइए हम लोग एक बार अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि जो हमारे पशु आधारित खाद्य उत्पाद है और जो पौध आधारित खाद्य उत्पाद है,
इनके उत्पादन में कितना प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, अर्थात इनका इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है। हम बात करते हैं 150 ग्राम की मात्रा के चिकन के उत्पादन में। तो 150 ग्राम चिकन पैदा करने में 106 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन और करीब 7,000 लीटर से ज्यादा पानी लगता है। उसकी तुलना अगर हम लोग प्रोटीन से भरपूर दालें बीन्स के साथ करें तो 150 ग्राम की मात्रा के बीन्स के उत्पादन में करीब 7 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन सिर्फ और 2,000 लीटर से कम पानी लगता है। चिकन की तुलना में बहुत ज्यादा कम। अगर हम बात करें अंडे की तो 150 ग्राम की मात्रा के अंडे के उत्पादन में करीब 44 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है और करीब 5,000 लीटर से ज्यादा पानी लगता है। अगर इसको तुलना हम लोग टोफू के साथ करें, प्लांट बेस्ड मिल्क जो है, सोयाबीन का, मूंगफली का, नारियल का, काजू बादाम का, ओट्स का, चावल का, इन तमाम चीजों को भी भिगाकर इनका भी दूध बनाया जाता है, उसका भी दही बनता है, पनीर बनता है। ऐसे पनीर को जो प्लांट बेस्ड होते हैं उनको टोफू कहते हैं। शायद आप में से कई लोग इससे परिचित होंगे। तो 150 ग्राम की मात्रा के टोफू के उत्पादन में करीब 12 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिर्फ और 600 लीटर से कम पानी लगता है। अंडे की तुलना में कहीं ज्यादा कम। हम बात करें अगर गाय भैंस के दूध की तो उसके 150 ग्राम की मात्रा के उत्पादन में करीब 49 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन और करीब 10,000 लीटर पानी लगता है। उसकी तुलना अगर हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे ओट मिल्क के साथ करें तो उसके 150 ग्राम की मात्रा के उत्पादन में करीब 14 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन केवल और करीब 750 लीटर पानी लगता है। गाय भैंस के दूध की तुलना में बहुत ज्यादा कम। तो हम एक बात स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो पशु उत्पाद है इनके उत्पादन में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा जमीन लगती है। जबकि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, फल सब्जी अनाज दालें और उनके प्रोडक्ट, उनके उत्पादन में कम जमीन लगता है, कम पानी लगता है और कम इमिशन होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए हमको दालें उगाना है तो जितने खेत का प्रयोग करेंगे उगाने के लिए उतना ही खेत प्रयोग होगा, उसमें एक बार दो बार हमने सिंचाई किया। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमें मांस खाना है, दूध खाना है, तो जो जानवर हम उसके लिए रखेंगे उस जानवर को कई महीने कई साल तक लगातार खाना देना होगा। उस खाने के लिए लगातार काफी ज्यादा खेत का सिंचाई के लिए वहां पर पानी का प्रयोग हम करते रहेंगे और इस तरह से ज्यादा खेत का ज्यादा पानी का वहां पर प्रयोग होता है और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कौन ज्यादा सुटेबल डाइट कौन सी है, वो है प्लांट बेस्ड डाइट। अब आज का जो वर्तमान एनिमल एग्रीकल्चर है ये लीडिंग कॉज है दुनिया भर में डिफॉरेस्टेशन का, जंगलों की कटाई का प्रमुख कारण है। और ऐसा कैसे है? धरती पर जितना आज हम इंसान कृषि भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग निकलते होंगे शहर से बाहर, अधिकांश जमीनें हमें किस चीज में प्रयोग होती दिख रही हैं? खेती में। धरती की अधिकांश जमीनें आज हम खेती में ही प्रयोग कर रहे हैं और खेती वाली कुल जमीनों का 83% हिस्सा आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन में ही प्रयोग किया जा रहा है। भारत में कम, पर पश्चिमी देशों में अधिकांश खेती हम करते ही इसलिए है कि वो करेंगे फिर हम जानवरों को खिलाकर फिर उनका मांस दूध खाएंगे। भारत में भी बड़े पैमाने पर हम लोग मक्का, भारत में कृषि मंत्रालय के मुताबिक करीब 65% मक्के का उत्पादन हम जानवरों को खिलाने के लिए करते हैं। अधिकांश सोयाबीन हम जानवरों को ही खिला रहे हैं। इसके अलावा जौ है, ज्वार है, बाजरा है, ये भी अधिकांश हम जानवरों को खिलाते हैं। बड़े पैमाने पर हरे चारे का उत्पादन हम जानवरों के लिए करते हैं। बड़े पैमाने पर चारागाह के रूप में जमीनों का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं और बाकी जानवरों को चारों ओर चराई के लिए तो लेकर जाते ही जाते हैं। तो इस तरह से धरती की अधिकांश कृषि भूमि का प्रयोग आज हम लोग कहां पर कर रहे हैं? कर रहे हैं पशुपालन में। और इस कारण से ये जमीनें पहले जंगल हुआ करती थी, उनको हमने बड़ी तेजी से काटा, उनको कृषि भूमि बनाया और लगातार हर मिनट में फुटबॉल के मैदान का जंगल धरती से काटा जा रहा है। खासकर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो भूमध्य रेखा के अगल बगल के जंगल है, ये अधिकांश पशुपालन के लिए काटे जा रहे हैं। और इस तरह से ये डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख कारण है पूरी दुनिया में। कुछ उदाहरण आपको देता हूं मैं। अमेजन का वर्षावन, अमेजन के रेन फॉरेस्ट, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता था, हर साल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल से ये सोखते थे और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वातावरण में ये छोड़ते थे कि ये धरती के लंग्स की तरह काम करते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये जो अमेजन के जंगल हैं, जो लंग्स हैं धरती के, ये बेकार हो चुके हैं। इस समय अमेजन के जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा इमिट कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बड़े पैमाने पर अमेजन के जंगल काट दिए गए। अमेजन के जंगलों को काटकर वहां पर प्रमुख रूप से मक्का सोयाबीन उगाया जा रहा है। बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं वहां पर गाय के, सुअर के, वो मक्का सोयाबीन उनको खिलाते हैं, फिर उनका मांस, उनके डेयरी के उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। और इस कारण से ब्राजील, जहां पर अधिकांश हिस्सा पड़ता है अमेजन का, वो दुनिया का नंबर 1 का बीफ का निर्यातक है। 80% कारण अमेजन के जंगलों के काटे जाने का पशुपालन की गतिविधि है वहां पर। तो ये नंबर 1 बीफ का निर्यातक है ब्राजील। अब नंबर 2 का बीफ निर्यातक कौन है दुनिया भर में?
वो है अपना देश भारत। पर अपने भारत में हम कोई बीफ के फार्म तो बनाते नहीं है, तो इतने बड़े पैमाने पर बीफ के लिए गाय भैंसे कहां से आती हैं? वो आती है हमारे घरों से या डेयरी के फार्म से, जिनको हम दूध के लिए पैदा कराते हैं। ये जो 21 करोड़ गौवंश और 11 करोड़ से ज्यादा भैंसे भारत में पैदा कराते हैं, ये अंत में अधिकांश मारी जाती है, और इनके बीफ के निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और ये जो बड़ी पॉपुलेशन है गाय भैंस की, इसके अलावा भेड़ बकरियों की, ये बड़ी पॉपुलेशन ये ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स हैं। ये हरा चारा खाने वाले जानवर हैं। ये जानवर आप चारों तरफ निकलिए, गांव में निकलिए, चारों तरफ आपको जानवर चरते हुए दिखेंगे। आप किसी भारतीय जंगल में चले जाइए, आप सोचेंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ के दर्शन होंगे, शायद ही आपको जंगलों में वाइल्ड लाइफ दिखे। और जंगलों में जब आप जा रहे होंगे, आपको वहां पर गाय भैंस भेड़ बकरियां चरते हुए या चराए जाते हुए दिख जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर ये जो जानवर हम पैदा करवाते हैं हर साल, ये चारों तरफ हर नन्हे उग रहे पौधे को चरते रहते हैं, और इस कारण से वो पौधे बड़े होकर पेड़ नहीं बन पाते हैं। इस प्रकृति में पेड़ लगाने का काम हम इंसानों का नहीं है। बहुत सारे पेड़ों में फल आता है, फलों में बीज होता है, पशु पक्षी उन फलों को खाकर उनके बीज को इधर से उधर ले जाते हैं। मानसून में बारिश आती है, उन बीजों से पौधा निकलकर उसको पेड़ बन जाना चाहिए, पर अधिकांश पौधे चट कर दिए जाते हैं इन जानवरों के द्वारा, जिनको करोड़ों की तादाद में हम हर साल पैदा कराकर चारों तरफ चराने के लिए ले जाते हैं। और इस कारण से हरियाली बढ़ नहीं पा रही है। भारत में हरियाली के ना पनप पाने का सबसे बड़ा कारण ये ओवर ग्रेजिंग की समस्या है, जो इन गाय भैंस भेड़ बकरियों के द्वारा हम पैदा कर रहे हैं। जंगलों में भी पुराने पेड़ कट रहे हैं, सूख रहे हैं, नए पौधे पेड़ बन ही नहीं पा रहे हैं। उनमें से अधिकांश पौधों को पेड़ बनना चाहिए। आप देखिए खुद, कभी आपने देखा होगा किसी प्लॉट को चारों तरफ से चार दीवारी करके गेट लगाकर बंद कर दिया गया हो, 5 साल 10 साल वो उस तरह से बंद हो, आप देखेंगे उसके अंदर अपने आप जंगल उगाया होगा। वो जंगल प्रकृति ने अपने आप उगाया है, वो क्योंकि वहां पर इन जानवरों का हस्तक्षेप नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इतनी बड़ी तादाद में ये जानवर ना पैदा करें, ये हस्तक्षेप ना हो, तो पूरी धरती अपने आप हरी भरी हो जाए, भारत में चारों ओर हरियाली अपने आप बढ़ जाए। पर यह सबसे बड़ा कारण है हरियाली के घटने का। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो कृषि भूमि का प्रयोग हम लोग पशुपालन के लिए कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उस तरह से भी हम लोग जंगलों को, गांव में बाग बगीचों को, पेड़ों को काटने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इस तरह से ये दुनिया भर में जंगलों की कटाई का प्रमुख कारण है। और इस तरह से जब जंगल काटे जा रहे हैं, घास के मैदानों में चराई हो रही है जानवरों की, इसके अलावा नदी तालाब में हम बड़े बड़े जाल डालकर सारी मछलियों को छान छान कर निकाल रहे हैं, वहां के वन्य जीव लगातार खत्म होते जा रहे हैं। ये मेजर कारण है बायोडायवर्सिटी लॉस का पूरी दुनिया में। तो धरती पर लगातार जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, धरती छठवें मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रही है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये छठवां महाविलुप्तीकरण का दौर है। प्रजातियां इतनी तेजी से जो विलुप्त हो रही हैं, 100 से ज्यादा प्रजातियां फ्लोरा फौना की रोज विलुप्त हो रही हैं धरती से। और ये महाविलुप्तीकरण वो घटना होती है जब कुछ ही सालों के अंदर धरती की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाए। ऐसा अब तक धरती पर 5 बार हुआ है। जो आखिरी हुआ था 5वां, वो हुआ था कुछ करोड़ साल पहले, जब डायनासोर और हजारों प्राणी अचानक विलुप्त हो गए। उसका कारण था शायद कोई उल्कापिंड टकराया था। छठवें महाविलुप्ति का कारण कोई उल्कापिंड नहीं है, इसका कारण हम इंसान है। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार का विलुप्तीकरण का रेट और भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले बार बहुत सारे कीड़े विलुप्त नहीं हुए थे, इस बार कीड़े भी बड़ी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी महाविलुप्तीकरण है इस बार का। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस कारण से सन 2060 तक करीब 10 लाख प्रजातियां धरती से विलुप्त हो सकती हैं। और इस कारण से हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स होने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसमें बड़ा योगदान हैबिटेट लॉस का है। किसी भी प्राणी के, किसी भी वन्य जीव के विलुप्तीकरण का, उसकी संख्या के कम होने का सबसे बड़ा कारण उसके पर्यावास का विनाश है। और पर्यावास के विनाश का सबसे बड़ा कारण दुनिया में पशुपालन है। साथ ही साथ ही हवा में, मिट्टी में, पानी में प्रदूषण का भी प्रमुख जिम्मेदार है। हमने हवा में प्रदूषण की बात पहले ही कर ली, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के माध्यम से। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ये जो जानवर हम पैदा कराते हैं, इनके मलमूत्र, क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगता है? जैसे हमारे इंसानों का जो सीवेज है हमारे शहरों का, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज के इफ्लुएंट के लिए इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं। क्या इन जानवरों के मलमूत्र के ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लांट बनता है पूरी दुनिया में? नहीं। अधिकांश इनका मलमूत्र, गांव के जानवर है तो बहता हुआ अगल बगल के तालाबों में, नदियों में जाता है। फार्म्स का भी मलमूत्र बहता हुआ आसपास के तालाबों में, नदियों में, वेटलैंड्स में, वाटर बॉडीज में जाता है। ये आसपास की वाटर बॉडीज को बड़े पैमाने पर पल्यूट करता है। इसके कारण वाटर बॉडीज में बड़े पैमाने पर नाइट्रेट का, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। ये जो बड़े पैमाने पर इन जानवरों को हम एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, ये भी इनके मलमूत्र से पानी में जाकर वहां के इंपॉर्टेंट जो सूक्ष्म जीव हैं, जो पानी को साफ करते हैं, उनको खत्म करते हैं।
तो नदियों में प्रदूषण का यह बड़ा कारण है। आप लोग गांव में देखते होंगे, कभी जाते होंगे तो गांव में बड़े पैमाने पर तालाबों में अलगी बिछी होती है, जलकुंभी उगी होती है। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है पानी में तो फिर इस तरह के प्लांट्स बढ़ने लगते हैं और फिर वहां पर लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती किसी तरह की एक्वाटिक लाइफ। साथ ही साथ ये जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में भी बड़ा प्रदूषण करता है, सूक्ष्म जीव मरते हैं उसके, और मिट्टी लगातार हमारी बंजर होती जाती है। तो इस तरह से ये हवा में, पानी में, मिट्टी में प्रदूषण का भी आज प्रमुख जिम्मेदार है आज का वर्तमान पशुपालन। अब बहुत सारे लोग आपके ये भी सोचते होंगे कि भाई दूध, मांस, अंडा, मछली है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा हेल्दी चीज है ये खाने के लिए। आइए बात करते हैं कि इसका उत्पादन कैसे हो रहा है, कितना हेल्दी हमारे लिए। हम बात करते हैं दूध की। तो दूध को कहा जाता है कि एक संपूर्ण आहार है, एक कंप्लीट डाइट है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, कंप्लीट डाइट है। लेकिन कौन सा दूध किसके लिए संपूर्ण आहार है, ये बड़ा विषय है। क्या गाय भैंस का दूध इंसान के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार कहा जा सकता है? नहीं। आप स्वयं देखते होंगे जब किसी माँ का बच्चा पैदा होता है तो उसको एडवाइस दी जाती है कि 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं, उसके सिवा कुछ भी खाने को मत दें। अगर गाय भैंस का दूध इंसान के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता तो डॉक्टर्स कह सकते थे ना कि ठीक है, अपना दूध मत पिलाइए, आप गाय भैंस का पिला दीजिए। लेकिन नहीं, क्यों? 6,000 से ज्यादा प्रजातियां स्तनधारी प्राणियों की अपने धरती पर। उन सभी प्रजातियों में जब माएं जब बच्चा पैदा करती हैं तो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती हैं, उतना ही दूध बनाती हैं जितना उनके बच्चे के लिए आवश्यक है, और तभी तक दूध बनाती हैं जब तक उस बच्चे को दूध की आवश्यकता है। और इन सभी प्रजातियों का दूध अलग अलग तरह का लिक्विड है, सब में अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो सुटेबल होता है उस बच्चे के लिए जिस माँ ने उसे बनाया है। इवन वही बच्चा जब 1 दिन का होता है तो उसी माँ का दूध डिफरेंट होता है, और वही बच्चा जब 100 दिन का हो जाता है तो उसी का माँ का दूध जो है उसका कंपोजिशन डिफरेंट हो जाता है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो गाय भैंस का दूध इंसान के लिए, इंसान के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बात कि दूध स्तनधारी प्राणियों के बच्चों का आहार है। हमें जब दूध की आवश्यकता थी तो हमारी मां ने पिलाया, अब हम वयस्क हो गए तो प्राकृतिक रूप से इस उम्र में हमारे लिए दूध तो है नहीं। अगर होता तो हमारी मां हमें आज भी पिला रही होती। हम दूसरे प्रजातियों का दूध लेते हैं, तो पहली बात ये नेचुरल नहीं है। दूसरा, दूध में जो लैक्टोज होता है उसको पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एक एंजाइम सिर्फ बचपन में हमारे शरीर में बनता है। इस उम्र में, वयस्क उम्र में, बुढ़ापे में हमारे शरीर में लैक्टेज नहीं बनता है, तो हम लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं। इसी कारण दूध पीने वाले लोगों को अक्सर गैस की, अपच की, कब्ज की ऐसी समस्याएं होती हैं, कई बार डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो दूध को हम प्रॉपरली पचा सकते नहीं है, पहली बात। दूसरा, आज जिस तरीके से दूध का उत्पादन हो रहा है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कि हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया गायों का, भैंसों का, हमने उनका आहार परिवर्तन किया, उनके जीन में परिवर्तन किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजातियों के साथ उनको क्रॉस करवाया। ये सब कुछ जब हमने किया तो उनके बॉडी में हमने दूध का उत्पादन बढ़वाया। आज की गाय भैंसों में अधिकांश में हम ज्यादा दूध पैदा कर रहे हैं। तो जब गाय भैंस को ज्यादा दूध बनाना पड़ता है तो कोई मशीन तो है नहीं कि हमने डिजाइन में चेंज कर दिया है, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया है, अभी आउटपुट बढ़ जाएगा। भाई वो एक माँ है, नेचर ने बड़ी नाप तोल कर चीजें बनाई है। तो जब जबरदस्ती हम ज्यादा दूध का उत्पादन इस तरीके से आज करा रहे हैं तो बॉडी का ज्यादा न्यूट्रिशन जाता है दूध बनाने में, और ऐसे में उस बॉडी को होती है बहुत सारी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, और उस कारण से वो शरीर अक्सर बीमार रहता है। जो ज्यादा दूध बनाने वाली गाय भैंसे हैं अक्सर उनको बुखार होता है, जिसको हम मिल्क फीवर कहते हैं। ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि बॉडी का ज्यादा कैल्शियम चला गया दूध बनाने में। ऐसे बहुत सारी डिफिशियंसी होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उस कारण से कई बार उनका दूध का उत्पादन घटने लगता है, मरने की नौबत आ जाती है। ऐसे में पशुपालक लगातार उनको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पैरासिटामोल देते रहते हैं, उनको डिफिशियंसी घटाने के लिए सप्लीमेंट देते रहते हैं। फिर ये एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पैरासिटामोल उनके दूध से हमारे शरीर में आता रहता है। इसके अलावा वो तो हमको बीमार करता ही करता है। आज जो हम चारा दाना खिला रहे हैं जानवरों को, वो चारा दाना भी प्रतिदिन कीटनाशक वाला, उसी तरीके से दूषित खाना हम उनको दे रहे हैं। वो उनके बॉडी में जाता है और फिर उसकी हैवी कंसंट्रेटेड मात्रा उस कीटनाशक की फिर हमको दूध में मिलती है। इसके अलावा जब बीमार शरीर में इस तरह का दूध बनता है तो दूध में कई बार मवाद की और बैक्टीरिया की कोशिकाएं हजारों लाखों में हो जाती हैं दूध में। तो इस तरह से जो दूध आज हम लोग पैदा कर रहे हैं गायों में, भैंसों में, जिस तरह से वो दूध आज हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा हानिकारक है, बहुत कई तरह से हमको बीमार कर रहा है। और यही नहीं, अधिकांश दूध कई बार नकली भी होता है हमारे मार्केट में। आप देखते होंगे अचानक त्योहारों के मौसम में, शादियों के मौसम में खोया के पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। अचानक कैसे इतनी डिमांड पूरी होती है मार्केट्स में हमारे? क्या अचानक गाय भैंस ज्यादा दूध बनाने लगती हैं? नहीं, कई बार नकली दूध की सप्लाई होती है, कई बार हार्मफुल चीजें जैसे मेलामाइन एक केमिकल है जिससे टाइल्स बनाई जाती है हमारे घरों की। इसके अलावा उसमें कई बार एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है,
यूरिया मिलाया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जाता है। ऐसी चीजें नकली दूध में मिलाई जाती हैं। तो पहली बात तो जो गाय भैंस से आज दूध हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी आज हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और नकली दूध अगर है तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक फिर बन जाता है। और दूध हमारे लिए नेचुरल भी नहीं इस उम्र में। अगर हम बात करें अब हम लोग अंडे की, अंडा हम लोग प्राप्त करते हैं मुर्गियों से। अब मुर्गियों की जो असली प्रजाति है जो जंगलों में रहती है उसका नाम है लाल जंगली मुर्गा, रेड जंगल फाउल। आज भी भारतीय जंगलों में यह है। ये मुर्गियां साल में 10 से 12 अंडे देती हैं, जंगली मुर्गियां। और अंडे से निकलकर वयस्क होने में उनको करीब 1.5 साल लगते हैं। और जब वो वयस्क हो जाती है तो उनका वजन 7 से 800 ग्राम होता है। हमने क्या किया, इन जंगली मुर्गियों के जीन में परिवर्तन करके कई सारी कृत्रिम प्रजातियां बनाई, जैसे ब्रॉयलर्स, ट्रायलर्स, लेयर्स। अब जंगल वाली मुर्गी साल में 10-12 अंडा देती है अन्य पक्षियों की तरह। आर्टिफिशियल वाली मुर्गी जैसे लेयर्स है, इनसे हम 300 तक अंडा पैदा करा रहे हैं। इतना ज्यादा अंडा कैसे पैदा हो रहा है? पहले तो हमने जीन में ऐसा परिवर्तन किया है, दूसरा फिर ऐसे ग्रोथ हार्मोन उनको देते हैं, फिर इस कारण से उनका शरीर इतना ज्यादा कमजोर होता है, उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि फिर उनको लगातार उनकी फीड के साथ हर दिन या हर दूसरे दिन एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अगर मुर्गियों को कई दिन एंटीबायोटिक ना दिया जाए तो वो मर जाए बड़ी तादाद में। जो अंडे के फार्म होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा पैक करके रखा जाता है। जो वहां के वर्कर है अपने आप को सैनिटाइज करके अंदर जाते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि अगर एक पैथोजन प्रवेश कर गया मुर्गी के फार्म में तो बड़े पैमाने पर मुर्गियां मारी जाए। तो ये हमने किया है ज्यादा अंडा पैदा कराने के लिए। और ऐसे में अंडा बड़े पैमाने पर आज एंटीबायोटिक्स का सोर्स है। नाइट्रेट, सैचुरेटेड फैट, साल्ट, ये तो बड़े पैमाने पर अंडे में होते ही हैं। और ये तमाम चीजें जिम्मेदार हैं आज की तमाम जीवन शैली आधारित बीमारियों के लिए, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीजों के लिए। बड़े पैमाने पर जो एंटीबायोटिक इनके अंडों में होती है, या जो गाय को भी दे रहे हैं, भैंस को भी दे रहे हैं, बकरी को भी दे रहे हैं, ये उनके उत्पादों से हमारे बॉडी में आती है। और फिर ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में आकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या पैदा कर रही हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। जब इस तरीके से बिना बीमार पड़े हम लोग भोजन के माध्यम से एंटीबायोटिक लेते रहते हैं तो हमारा शरीर इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। फिर अगर हम कभी बीमार पड़े और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर अक्सर हमको एंटीबायोटिक दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं। हमारे ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा फिर काम करेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। आज मेडिकल साइंस इतना ज्यादा तरक्की एंटीबायोटिक्स के कारण भी कर पाया है। पहले बहुत ज्यादा मौतें होती थी, एंटीबायोटिक्स ने बहुत ज्यादा लोगों की मौतें रोकी हैं। तो एंटीबायोटिक जब हमारे ऊपर काम नहीं कर पाएगी तो मेडिकल साइंस फिर हमारे लिए फेल जैसी हो जाएगी। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिस तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, भविष्य में अगर हमारे शरीर पर खरोच भी लग जाए तो शायद हमारा शरीर वो खरोच भी ना भर पाए, ऐसी समस्या आ सकती है। और यही नहीं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फिर कई बार हमारी एंटीबॉडीज को भी सप्रेस करने का काम करता है। तो इस तरह से अंडा भी आज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। मांस की अगर हम बात करें तो ये भी आज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल से लिया जा रहा है। मांस में भी बड़े पैमाने पर नाइट्रेट, सैचुरेटेड फैट, साल्ट, ये सब कुछ पाया जा रहा है। अगर हम बात करें मुर्गियों की, जंगल वाली मुर्गी अंडे से निकलकर वयस्क होने में लेती है 1.5 से 2 साल, और जब वयस्क होती है तो उसका वजन होता है 700 से 800 ग्राम। हमने जो उनकी कृत्रिम प्रजातियां बनाई हैं, ब्रॉयलर, ट्रायलर, जीन में परिवर्तन करके उनको हम 35 से 41 दिन में उतना बड़ा कर देते हैं। और वयस्क जब वो होती हैं तो उनका वजन कर देते हैं 2 से 3 किलो। सोचिए इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है। ऐसा हमने पहले तो जीन में परिवर्तन किया है, इसके बाद ऐसे ग्रोथ हार्मोन, फिर लगातार उनको एंटीबायोटिक्स पर जिंदा रखना, ये सब कुछ करके हम जबरदस्ती उनसे ज्यादा मांस पैदा करवा रहे हैं। और फिर ये मांस भी हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। अगर हम बात करें मछलियों की, आप देखिए हमारे घर की नाली, हमारे शहर का नाला, फैक्ट्रियों का अपशिष्ट सब बहता हुआ कहां जाता है? नदियों में। आज अधिकांश हमारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कई बार ईटीपीसी काम नहीं करती हैं, सारा बाईपास होकर नदियों में जा रहा है। और यहां पर जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, मछलियां, ये तमाम हानिकारक चीजें वहां पर कंज्यूम करती रहती हैं। आज मछलियों के शरीर में बड़े पैमाने पर माइक्रोप्लास्टिक, हार्मफुल केमिकल्स, हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, क्रोमियम, लेड, ये सब कुछ पाया जा रहा है। और इस कारण से जो धरती की तमाम गंदगी बहती वाटर बॉडीज में जाती है वो वापस हमारे बॉडी में आ जाती है जब हम मछलियों को खाते हैं। तो मछलियों का कंजम्पशन भी आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कई सारी बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो हमने देखा कि जिस तरह से आज मांस, दूध, अंडा, मछली का उत्पादन हो रहा है, ये हमें स्वास्थ्य लाभ देने के बजाय हमारे स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, बीमार कर रहा है। आपने बहुत सारे लोगों ने जूनोटिक डिसीजेस के बारे में भी शायद सुना होगा। ऐसी बीमारियां या महामारियां जो जानवरों से इंसानों में आती हैं उनको हम जूनोटिक डिसीज या जूनोटिक पैंडेमिक्स कहते हैं। पशुजन्य बीमारियां या पशुजन्य महामारियां
और ऐसा होता क्यों है? जब जानवरों को बड़ी तादाद में हम एक साथ रखते हैं, उनके साथ कृत्य करते हैं ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, ऐसे में उनका शरीर कमजोर होता है और बड़ी तादाद में जानवर एक साथ है, एक को भी इंफेक्शन हुआ तो रातों रात सब में फैल गया। चाहे फार्म के अंदर जानवरों की बात करें, चाहे गांव में जानवरों की बात करें, आसानी से इंफेक्शन का ट्रांसमिशन भी होता है और हम इंसान भी सीधे उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं सर। इस कारण से बड़े पैमाने पर जानवरों की बीमारियां, महामारियां हमको नुकसान पहुंचाती रही हैं। WHO के मुताबिक अतीत में जितनी भी महामारियां हमारे बीच में आई हैं, उसमें से 75% से ज्यादा महामारियां पशुजन्य महामारियां ही थी। आपने बहुत सारी महामारियों के बारे में सुना होगा, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, स्पेनिश फ्लू, HIV। आपको पता है ये तमाम महामारियां जानवरों से इंसानों में आई है और अतीत में करोड़ों लोग इससे मारे जाते रहे हैं। अब हम बात करते हैं गायों के जीवन के बारे में। भारत में हम कहते हैं कि भाई हम गाय को बड़ा सम्मान देते हैं, तो आइए देखें आज हम लोग गाय के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले तो गाय भैंस को हम लोग फोर्सफुली एक के बाद एक जबरन प्रेग्नेंट करवाते रहते हैं बगैर उसके मर्जी के। ये बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया है और बार बार उसको गर्भाधान करवाना, उसके लिए जो सीमेन इकट्ठा करते हैं, ये भी हम लोग साड़ को करंट का झटका देकर प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा क्रूर प्रक्रिया है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का इस्तेमाल आज धड़ल्ले से डेयरी के उद्योग में हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इस्तेमाल वेटनरी में बैन किया हुआ है, पर फिर भी गांव गांव में आज गैर कानूनी रूप से बिक रहा है। ये हार्मोन जब इंजेक्ट किया जाता है गाय को, भैंस को, तो 2-2 घंटे तक उसको लेबर का पेन होता है, वो दर्द जो मां बच्चा पैदा करते समय सहती है। और इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, अभी आगे हम बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि गाय भैंस का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही हम बच्चे को रस्सी में बांध देते हैं। आप जानते हैं क्यों? ताकि कहीं वो नवजात बच्चा अपनी मां का दूध ना पी ले। 1-2 दिन का बच्चा कहीं अपनी मां का, किसी दूसरी मां का दूध नहीं, अपनी मां का दूध ना पी ले, इसके लिए हम उसे रस्सी में बांध देते हैं। पूरे दिन वो बेचारा बच्चा रस्सी में बंधा होता है, मां अलग रस्सी में बंधी होती है। जो बहुत दयालु लोग भी हैं, बच्चे को सिर्फ दिन में 2 बार खोलते हैं उसकी मां का जरा सा दूध पीने के लिए, और जरा सा दूध पीते ही उसको खींच के किनारे कर देते हैं। 2 बार में ही सारा का सारा दूध मां की छाती में क्या उतर आएगा? नहीं। मां का दूध एक बच्चा जो है दिन में 10, 15, 20 बार पीता है। प्राकृतिक रूप से हमारी मां ने भी हमको सिर्फ सुबह शाम दूध नहीं पिलाया, हम 1-1 घंटे पर, 1.5 घंटे पर रोते रहे और मां हमको दूध पिलाती रही। ऐसा सभी स्तनधारी प्राणी करते हैं, बच्चों को दिन में कई बार दूध पिलाते हैं और उनका बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पीता रहता है, पचाता रहता है, उसकी बॉडी ग्रो किया करती है। लेकिन ये बच्चे पूरे दिन भूखे रहते हैं, महज 2 बार जरा सा दूध पीने को पाते हैं। तो पहले तो इन बच्चों को हम भूखा मारते हैं। दूसरा, अब 2 बार में ही सारा का सारा दूध छाती में कैसे उतर आएगा उस गाय के, भैंस के? हमें तो भाई दूध की लालच है, हमें ज्यादा दूध निकालना है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि तेजी से उसका दूध उसकी छाती में उतर आए 2 बार में ही, और फिर वो लेबर का पेन सहती है और ऐसे में दूध निकाला जाता है। और बच्चा पूरे दिन फिर रस्सी में बंधा मां की तरफ देखा करता है मायूस नजरों से। भूखा बच्चा बेचारा तड़पता हुआ मां से कहता है शायद कि मां मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ। मां बच्चे की तरफ मायूस नजरों से देखा करती है कि अपने बच्चे को प्यार करें, दूध पिलाएं, पर हम उनको नहीं करने देते। वो दोनों बेड़ियों में जकड़े होते हैं। उस मां की ममता का शोषण करते हैं हम लोग उस बच्चे का शोषण करते हैं उसका दूध लेने के लिए। इतना बुरा बर्ताव हम उनके साथ करते हैं। उसके बाद हम लोग मदर्स डे मनाते हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई हम तो नारी का, हम लोग तो फीमेल्स का बड़ा सम्मान करते हैं, जबकि दिन दहाड़े हम लोग इतना बड़ा अत्याचार इन माओं के साथ, उन बच्चों के साथ कर रहे हैं। और यही नहीं, अंत में सारी की सारी भैंसें जो हम पैदा कराते हैं वो कसाई के पास जाती हैं। गौवंश भी कुछ हद तक कसाई के पास जाते हैं गैर कानूनी रूप से, और बचे हुए गौवंश कई बार गौशालाओं में भूख से मारे जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियों से कुचल के मरते हैं, शहरों में पॉलीथीन खाकर मरते हैं, गर्मी ठंडी बरसात इनसे मरते हैं। एक गाय का, भैंस का, हम उसके 14-15 साल के जीवन में उसके 7-8 बच्चे पैदा करवा लेते हैं, बार बार उससे गर्भवती करवा करवा कर, एक के बाद एक। पूरे भारत में किसी किसान की सामर्थ्य नहीं है कि गाय का, भैंस का अगर 7 बच्चा भी पैदा करवाया है तो उनको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा। उसमें से आधे नर भी होते हैं, और इसी कारण हम सारी भैंसें कसाई को और गौवंश सड़क पर छोड़ते हैं। आपने छुट्टा गौवंश देखे होंगे, कभी आपने छुट्टा भैंसें देखी हैं? कभी नहीं देखा होगा। तो लोग गौवंश को क्यों छोड़ते हैं और भैंसों को क्यों नहीं छोड़ते? भैंसों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको कसाई को बेच देते हैं। और इस तरह से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ कनेरा तक है। तो ये जो गाय भैंसे हम दूध के लिए पैदा कराते हैं, ये अंत में दर्दनाक मौत को भी प्राप्त होती हैं। उनकी उम्र जो 25-30 साल हुआ करती थी, गौवंश की जो प्राकृतिक उम्र थी, आज महज बहुत अच्छा खान पान भी अगर किसी गाय का है
तो 14-15 साल 16 साल से ज्यादा कोई गाय जिंदा नहीं बचती। डेयरीज में तो 7-8 साल में ही उनका शरीर टूट जाता है, मर जाती हैं। इतनी बार बार उनको इतनी बार गर्भवती बनवाते हैं, उनके इतने बच्चे पैदा करवाते हैं कि उनका शरीर छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो जाता है। इन सालों में हम कहते हैं कि 2 बच्चों में 3 साल का गैप रखिए, पर गाय को प्रेग्नेंट किया, 9.25 महीने उसने बच्चा पैदा किया, दूध बनना बंद नहीं हुआ, हमने दोबारा उसको प्रेग्नेंट करवा दिया। पूरा जीवन बेचारी गाय का सिर्फ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बीत जाता है। और ये बहुत ज्यादा शरीर को कमजोर कर देने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, और इसी कारण उनकी उम्र जो है आधी से भी कम रह जाती है। तो इतना बड़ा अत्याचार आज हम लोग गाय भैंस के साथ भारत में कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भारत में गाय को सम्मान दिया जाता है, तो बिल्कुल सम्मान आज हम लोग नहीं दे रहे हैं। बहुत बुरा शोषण, बहुत ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, पहले एक गाय से देखिए उसके बच्चे को अलग कराया जा रहा है। हालांकि अपने देश का वीडियो नहीं है, पर फिर भी जब किसी माँ से उसके बच्चे को अलग कराया जाता है तो माँ का दिल टूट जाता है। हमारी माँ की तरह इस माँ के अंदर भी मातृत्व की भावना होती है। आइए सुनिए एक बार मेनका गांधी जी को। जो डेयरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो गाय भैंस रखी जाती हैं दूध के लिए, ये हर क्रूरता की जड़ है। गाय को दूध के लिए रखा जाता है इतनी बुरी तरह से। अगर आप सारे तबेले देखें तो गाय अपने गोबर में पूरे दिन खड़ी रहती है, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाना कभी सूखा भूसा, कभी गंद बला जो दिया जाता है, क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं की जाती। उसको आर्थराइटिस होता है, उसको ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, उसको कम से कम 8 से 10 बीमारियां ऐसे होती हैं जो बहुत ही गंभीर है। जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, एक दिन का बछड़ा वो डाल देते हैं ट्रकों में और भेज देते हैं अवैध इलीगल कत्लखानों में। अब पूरी जो मीट इंडस्ट्री जो चल रही है, खास करके एक्सपोर्ट, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स। और ये बीफ जो हम कहते हैं भैंस का है, ये भैंस और गाय दोनों का मिला हुआ है, कोई चेक करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए बंधे हुए हैं। ये गाड़ियों को रोक करके, मारामारी करके, इसको एक हिंदू मुसलमान करके ऐसे नहीं होगा। ये गौ रक्षक होगा जब आप दूध पीना बंद कर देंगे। जब आप दूध पीना बंद कर देंगे तो खुद ब खुद गाय कम हो जाएंगे, खुद ब खुद मीट इंडस्ट्री पैकअप हो जाएगी। ये कुछ कुछ चीज़ें, वैसे तो हम जिंदगी भर डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तब भी कम है। आपने सुना लोकसभा के सदस्य और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी जी को, जो कि भारत में पशु अधिकारों का जाना माना चेहरा है। मेनका जी ने बताया कि डेयरीज में आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है माँ का दूध, इसको आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। पूरे भारत में गाय भैंस की क्या स्थिति है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुर्गियों के जीवन के बारे में। तो जो अंडे के उद्योग होते हैं, वहां पर जो नर चूजे पैदा होते हैं, कई सारे अंडों के उद्योग में रख लिया जाता है ताकि उनसे चूजे निकाले जाएं, उनमें से कुछ मुर्गियां प्राप्त की जाएं आगे के लिए। तो उनमें से नर चूजों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई व्यापारिक मूल्य नहीं होता अंडे के उद्योग में। जो मादा चूजे पैदा होते हैं उनकी चोंच काट दी जाती है ताकि वो एक दूसरे को घायल ना कर दें। छोटे छोटे पिंजरों में चूंकि उनको बंद करके रखा जाता है, और जैसा परिवर्तन उनके शरीर में कराया गया है, कई बार उनको बहुत ज्यादा खुजली जैसी समस्या रहती है। छोटे से पिंजरे में बंद रहने के कारण उनको चिड़चिड़ाहट जैसी हो जाती है। कई बार वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है चोंच से या दूसरे मुर्गियों को। तो ऐसा ना करें, इसके लिए उनकी चोंच को गर्म लोहे के रॉड से बिना कोई एनेस्थीसिया या पेन किलर दिए काट दिया जाता है। बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया है। इसके साथ बाद इतना बुरा परिवर्तन, इतना ज्यादा तेजी से बॉडी में उनको ग्रोथ करवाई जाती है मांस के लिए, इतना ज्यादा अंडा पैदा कराया जाता है कि उनका शरीर एकदम कमजोर होता है। कई बार अपने पैरों में वो चल भी नहीं पाती हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति उनकी फार्म के अंदर होती है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, हार्मोन्स देकर और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। और इसके बाद पूरे जीवन उनको हम बंद करके रखते हैं उस छोटे से पिंजरे में। आखिर इनका अपराध क्या है? अगर हमको कोई जेल में बंद कर दे तो हम कहेंगे ना कि भाई हमने क्या अपराध किया था, क्यों हमने आपने बंद कर दिया। इन मुर्गियों को बिना किसी अपराध के पूरे जीवन, वो भी छोटा सा इनका जीवन है, तेजी से इनकी बॉडी में ग्रोथ करवा कर इनको मार देते हैं। और वो जीवन भी बेचारे ये कैप्टिविटी में बिताते हैं, नर्क जैसी दशा में। तो आखिर क्या इनका जीवन का अधिकार नहीं है? क्या इनको अपनी जान बचाने का अधिकार नहीं है? क्या स्वतंत्रता इनका नैसर्गिक अधिकार नहीं है? इनका भी है जैसे हमारा है, पर ये सारे अधिकार इनके हम छीन लिए हैं। जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो हम भड़क उठते हैं, हम आंदोलन कर लेते हैं उसके लिए। और हम जब दूसरों के साथ यही कर रहे हैं तो हम उस तक नहीं करते। हमें एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है हमारे कृत्यों के बारे में। और यही नहीं, मुर्गियां जो है उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार का हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर, पीकॉक, पीहन, कॉक हैन, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं।
फीजन फैमिली, लेकिन एक हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी और दूसरा दुनिया का सबसे सताया गया प्राणी है। यह दृश्य आपने देखा होगा जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कितना ज्यादा दर्दनाक उनका साथ व्यवहार और बाद में उनको मार दिया जाता है। तो ये सब कुछ आज हम लोग मुर्गियों के साथ कर रहे हैं। आइए हम लोग एक नर चूजे की कहानी सुनते हैं। अंडे के उद्योग में कई सारे अंडे रख लिए जाते हैं इंक्यूबेटर्स में, तो एक नर चूजा वहां पर पैदा होता है जिसका नाम है पीटर। पीटर की कहानी आपको सुनाता हूं मैं। तो पीटर अभी अंडे के अंदर 1 दिन का है, 7 दिन का हुआ तो अभी उसका शरीर बनना शुरू हो गया है। जब 14 दिन का पीटर हुआ तो उसको अंडे के बाहर से गर्मी प्राप्त हो रही है। पक्षी अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को सेकते हैं, अपनी गर्मी देते हैं। जब 20 दिन का हो गया पीटर, तो अब वो सोच रहा है कि बाहर निकलेंगे अंडे से, अपनी मां से मिलेंगे। अंडे के बाहर से बच्चे अपनी मां से मिलने के लिए बेकरार होते हैं। अब पीटर लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि अंडे से बाहर निकले, अपनी मां से मिले। 15-15 घंटे तक उसका स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि जब अंडे से वो बाहर निकलेगा तो बाहर की दुनिया और दुनिया उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। अब पीटर लगातार अंडा फोड़कर बाहर निकला, अभी मां को ढूंढ रहा है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पहले अपनी मां को ढूंढता है। पीटर भी अपनी मां को ढूंढ रहा है, मां तुम कहां हो, मां तुम कहां हो, पर मां कहीं नहीं है। और वो देख रहा है कि वो एक ट्रे के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे अंडों को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, वहां पर आर्टिफिशियल गर्मी देकर उनसे अंडे हैच करवाए जाते हैं। फिर वहां पर 2 तरह के चूजे निकलते हैं, नर चूजे, मादा चूजे। तो उन्हीं नर चूजों में एक है पीटर, वो भी निकला है और सभी चूजे अपनी मां को ढूंढ रहे हैं, पर मां वहां कहीं नहीं है। अब उनमें से नर चूजों को अलग कर लिया गया, मादा चूजों को अलग कर लिया गया। भाई मादा चूजों को रख लिया गया कि उनको भी मुर्गी बनाएंगे, आगे प्रयोग करेंगे। अब नर चूजों का अंडे के उद्योग में क्या काम है? कोई काम नहीं है। इस तरह से अंडे के उद्योग में नर चूजों को पैदा होते ही मार दिया गया। पीटर भी पैदा होते ही कुछ मिनट के बाद एक ग्राइंडर में डालकर मार दिया गया। और इस तरह से पीटर की मौत हुई। हर साल पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा नर चूजों को इसी तरीके से मार दिया जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते हैं अंडे के उद्योग में। सोचिए, हम उनको एक इकोनॉमिक, एक कमोडिटी की तरह देख रहे हैं। वो भी हमारी तरह ही एक पर्सनैलिटी है, लेकिन कितना बुरा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं। मुर्गियां जो है ये बहुत ज्यादा भावुक माएँ होती हैं, उनके अंदर भी अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं, जैसे हमारे अंदर होती हैं। वो भी सुख दुख का अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं। उनके अंदर भी वैसे ही मातृत्व की भावना होती है जैसे हमारी माओ में होती है। मुर्गियां भी सपने देखती हैं, उनकी भी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, वो भी अपने बच्चों को बचाती हैं, उनका भी परिवार होता है। लेकिन हम उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, एक बार हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम लोग मछलियों के बारे में। मछलियां, खासकर जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में हम लोग मछलियां रखते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स में बड़ी तादाद में मछलियां रखते हैं हम लोग, वहां पर वो प्रॉपरली तैर नहीं पाती हैं, इतनी गंदगी होती है, वहां पर वो सांस भी नहीं ले पाती हैं। बहुत ज्यादा वहां पर उनको समस्या होती है, उनको ओवर क्राउडेड पॉन्ड्स में। इसके अलावा मछलियों का अंडा निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं फिश मिल्किंग। उनके अंडे के साथ एक लिक्विड होता है जो दूध जैसा दिखता है, इसलिए इसको मिल्किंग बोलते हैं। अब चूंकि बहुत सारी मछलियों को निकालकर उनका अंडा निकाला जाता है, उनसे छोटे छोटे मछलियों के बच्चे पैदा कराकर उनको बेचे जाते हैं अलग अलग मछलियों के फार्म में। तो ये जो प्रक्रिया है, उसके लिए मछलियों को बार बार पानी से बाहर निकाला जाता है। सोचिए, अगर हमको पानी में डुबा दिया जाए तो हमारा दम घुटेगा। बिल्कुल वैसे ही जब मछलियों को पानी से बाहर निकालते हैं तो उनका दम घुटता है, और ये प्रक्रिया बार बार की जाती है। काफी क्रूड प्रक्रिया है उनका अंडा निकालने वाली। इसके बाद बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी आज फार्म के अंदर किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में आज हम लोग हाइब्रिड प्रजातियों की मछलियां रखते हैं पॉन्ड्स में, कि वो लोग इतनी ज्यादा होती है कि आसानी से एक दूसरे में बीमारियां फैलती हैं। हाइब्रिड होने के कारण उनको बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। ऐसे में उसमें लगातार एंटीबायोटिक डालकर उनको जिंदा रखा जाता है। फिर ये एंटीबायोटिक्स उनके शरीर से हमारे बॉडी में भी आती हैं और उस वाटर बॉडी को, आसपास की जमीन को भी प्रदूषित करती हैं। और बाद में बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन मछलियों को जो है मार दिया जाता है। और अधिकांश मछलियां 1 साल से भी कम उम्र में मार दी जाती हैं, जबकि उनकी उम्र कई सालों की होती है। मछलियां बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों में पता लगाया गया है कि मछलियां एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लेती हैं, आकृतियों को पहचान लेती हैं, रंगों को पहचान लेती हैं, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। वो एक हमेशा ग्रुप में रहती है। आपने कभी पानी के अंदर मछलियों को देखा होगा, एक साथ वो तैरती हैं अपने फैमिली के साथ। तो वो भी एक सोशल एनिमल है, लेकिन हम उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स आर नीदर हेल्दी नॉर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन। जो पशु उत्पाद है वो हमारे लिए ना तो हेल्दी है और ना तो हमारे लिए आवश्यक है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को कुछ जानवरों को खाना हम अच्छा मानते हैं। आइए जानते हैं। What is speciesism? Speciesism is, well, let me explain. When we see an animal suffering, isn't it nice when we can help them? We actually care for most animals. It's really just a few species we tend to harm. We love dogs and cats, so it would feel wrong to kill them. Is it also wrong to kill a chicken or a pig? The question then, simply put, is not
what is their species, but rather, can they suffer? Farm animals are seen as objects rather than individuals, but in reality, they have rich social lives and unique personalities. Although most societies have historically eaten animal foods, we don't need to. The Academy of Nutrition and Dietetics states that vegan diets are appropriate for all stages of the life cycle. You can help by cutting back and eventually eliminating animal products. You can help put an end to speciesism. ये जो शब्द है प्रजातिवाद, ये एक तरह का भेदभाव है। जैसे आपने जातिवाद, लिंग भेद, नस्ल भेद इनके बारे में सुना होगा, वैसे ही प्रजातिवाद भी एक भेदभाव है जो हम प्रजाति के आधार पर करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप एक गाय भैंस का दूध पीना पसंद करेंगे, तो शायद आप में से अधिकांश लोग कहें हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि क्या आप एक बकरी का एक कुत्ते का या बिल्ली का दूध पीना पसंद करेंगे, तो शायद आप में से कोई तैयार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति एक फीमेल डॉग को रस्सी में बांध दे, उसके पपीज को अलग रस्सी में बांध दे और उस फीमेल डॉग का सारा दूध निकाल कर पी ले, तो हम लोग कहेंगे कितना क्रूर व्यक्ति है, बेचारे क्यूट पपीज को उसकी मां का दूध नहीं पीने दे रहा है। और वही व्यवहार जब हम गाय भैंस के साथ करते हैं तो हम लोग उसे नॉर्मल मानते हैं। ये प्रजाति के आधार पर भेदभाव है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप एक बकरे को या मुर्गे को खाना चाहेंगे, तो शायद आप में से कुछ लोग कहें हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि क्या आप अपने पालतू कुत्ते को खाना चाहेंगे, कोई तैयार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को मार के खा ले, पूरा समाज उसका बहिष्कार कर देगा कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है। और वही व्यवहार जब हम मुर्गी के साथ और बकरी के साथ करते हैं तो हमको वो नॉर्मल लगता है। यहां पर भी हम प्रजाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत उच्च प्रजाति हैं, बाकी जानवर हमसे निम्न हैं, वो तो हमारे इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। ये भी प्रजाति के आधार पर एक भेदभाव है। और ये भेदभाव उसी तरह से गलत है जैसे जातिवाद गलत है, लिंग भेद गलत है, नस्ल भेद गलत है, भाषा के आधार पर भेदभाव गलत है। हमने प्रजातिवाद में कुछ प्रजातियों को अपने इस्तेमाल की चीज मान लिया है, बाकियों को हम स्वतंत्र प्राणी मानते हैं। अब गलत क्यों है? क्योंकि इन सभी भेदभावों का कारण एक ही है कि जो बलवान होता है वो अपने से कमजोर को अपने इस्तेमाल की चीज समझता है और उसका शोषण करता है। यही जातिवाद का कारण रहा है, यही लिंग भेद का कारण रहा है, यही नस्ल भेद का कारण रहा है और यही प्रजातिवाद का कारण भी है कि हम बलवान अपने आप को समझते हैं, जानवरों को हमने अपने से कमजोर पाया तो हमने उनको अपने इस्तेमाल की चीज मान लिया और फिर मन मर्जी के हिसाब से हम उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वो भी हमारी तरह ही एक व्यक्तित्व है, हमारी तरह ही उनका परिवार होता है। तो किसी भी आधार पर ये जो भेदभाव हम करते हैं, खुद को उच्च समझना, दूसरों को निम्न समझना, दूसरों को इस्तेमाल की चीज समझना, ये भेदभाव हमें बंद करना पड़ेगा। और ये जब हम खत्म करेंगे तभी ये सारे भेदभाव खत्म होंगे। तो आइए हम लोग जातिवाद, लिंग भेद के साथ साथ प्रजातिवाद को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपनाएं कि पूरी धरती एक परिवार है और सभी प्राणी इस परिवार के सदस्य हैं। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, हम जब सबका सम्मान करेंगे, जब हम दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए हम नहीं चाहते हैं, तो पूरी धरती से सारे के सारे अपराध, सारी की सारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। तो आइए हम लोग इन सारे भेदभावों को खत्म करें, अपने आप से इसकी शुरुआत करें। What? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट कैन यू डू? सो गोइंग वीगन इज द आंसर। अब ये वीगन क्या है? आप लोग नॉन वेजिटेरियन के बारे में जानते हैं। जो लोग मांस, मछली, दूध, अंडा सब कुछ खाते हैं, हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। जो लोग मांस, मछली, अंडा तो नहीं खाते पर डेयरी उत्पादों का प्रयोग करते हैं, कई बार रेशम का, शहद का, ऊन का प्रयोग करते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। तीसरे होते हैं वीगन लोग। वीगन वो लोग होते हैं जो किसी तरीके के पशु उत्पादों का प्रयोग नहीं करते हैं, ना मांस का, ना दूध का, ना अंडे का, ना मछली का। ना खाने में प्रयोग करते हैं जानवरों का, ना पहनने में प्रयोग करते हैं, ना मनोरंजन में, ना परिवहन में, किसी चीज में नहीं। वीगन लोग मानते हैं कि बाकी जानवर भी हमारी तरह ही एक पर्सनैलिटी है, उनका भी परिवार है और हमारी तरह ही उनके अधिकार है। उनको भी अपना जीवन पूरी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और इसलिए वीगन लोग जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं, वो ज्यादा दालें, अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं। तो आज अगर हम अपने आहार से पशु उत्पादों को हटा दें पूरी तरह से और ज्यादा दालें, अनाज, फल, सब्जियां शामिल कर दें, तो आज ये सबसे बड़ा काम है जो एज अ इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी, अपने स्वास्थ्य को भी बचाने के लिए भी और अपने जानवरों को बचाने के लिए भी। ये ऐसा काम है जो हम सबको करना ही करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ना तो हम पर्यावरण को बचाने में बड़ा योगदान दे पाएंगे, ना तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दे पाएंगे और ना तो हम जानवरों को बचाने में योगदान दे पाएंगे। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। वीगनिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है कि भाई जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के साथ क्यों करें, किसी भी तरीके से क्यों करें। तो वीगनिज्म कोई प्योरिटी के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में है कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे कम से कम नुकसान हम किसी को पहुंचाएं, कोशिश करें कि नुकसान हम किसी को ना पहुंचाएं।
अब अगर हम लोग वीगन बनते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या जानवरों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? अगर हम लोग वीगन बनते हैं तो पशुओं के ऊपर क्रूरता रुकेगी, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनका डिमांड कम होगा। हम लोग जबरदस्ती फिर जानवरों की ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे, वो जो 70 अरब जानवर जबरदस्ती हम पैदा करवाते हैं वो हम नहीं करवाएंगे। फिर हम जबरदस्ती जंगल नहीं काटेंगे, नदी तालाब में जाल नहीं डालेंगे, तो वहां के जानवर वहां पर आसानी से रह पाएंगे, वाइल्ड लाइफ को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम वीगन बनते हैं तो हमारा प्लेनेट ज्यादा हेल्दी होगा, हम ज्यादा पानी बचा पाएंगे, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोक पाएंगे, और फिर हमारे अपने लिए खाना उगाने के लिए, क्वालिटी फूड उगाने के लिए ज्यादा जमीनें होंगी। जो आज 83% जमीन का प्रयोग, कृषि भूमि का प्रयोग आज हम 70 अरब जानवरों के लिए कर रहे हैं, जब वो जानवर नहीं पैदा कराएंगे तो वो 83% जमीन हमारे पास बच जाएगी। तो हम सभी इंसानों के लिए क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करके बढ़िया खाना उगाएंगे और बची हुई जमीनों को वापस जंगलों को रिवाइल्ड करके लौटा सकते हैं। तो ऐसे में पर्यावरण का भी फायदा, जानवरों का भी फायदा, हमारा भी फायदा। साथ ही साथ हम लोग हाई ब्लड प्रेशर का रेट, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल और अलग अलग तरह के कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम लोग वीगन डाइट की तरफ, एक प्लांट बेस्ड वीगन डाइट की तरफ आते हैं। हालांकि अगर फिर भी वीगन बनकर हम जंक फूड खाएंगे तो ज्यादा फायदा हमें नहीं होगा। तो हम लोग एक हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आए तो हम लोग इन तमाम बीमारियों का खतरा भी कम कर पाएंगे। दूसरा, जब ज्यादा फल सब्जियां खाएंगे तो ऐसे में हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, फिर बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। आपने ये बात देखी थी कोरोना के समय, लोगों ने दूध की चाय छोड़कर काढ़ा पीना शुरू किया, मांस खाना छोड़ा, सब्जियां खाना ज्यादा शुरू कर दिया, ताकि इम्यूनिटी ज्यादा रहे, इंफेक्शन अगर हो तो हमारा बॉडी खुद सर्वाइव कर ले। तो इस तरह से वीगन बनकर हम ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों का खतरा भी कम कर सकते हैं, लंबी उम्र पा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें टेस्ट में भी कोई सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत का अधिकांश भोजन बाय डिफॉल्ट वीगन है, चाहे उत्तर भारतीय भोजन की बात करें, फल सब दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार, या फिर दक्षिण भारतीय भोजन हो, इडली डोसा सांभर उत्पम, गुजराती खाना, राजस्थानी खाना, हरियाणवी खाना, अधिकांश हमारा बाय डिफॉल्ट वीगन ही है, प्लांट बेस्ड ही है। बस पिछले कुछ दशकों में हमने थोड़ा सा डेयरी उत्पादों का, मांस का, अंडे का, मछली का डिमांड बढ़ाया था, उसी को हमको खत्म करना है। हमारा अधिकांश स्ट्रीट फूड भी बाय डिफॉल्ट वीगन है। साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशन में भी कोई सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बचपन में अपनी साइंस की बुक में पढ़ा होगा हमारी धरती के फूड चेन के बारे में। हमारी धरती का जो फूड चेन है उसमें प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर कौन है? सिर्फ पेड़ पौधे ही हमारी फूड चेन में प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। सारे जानवर कंज्यूमर है, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो या द्वितीयक उपभोक्ता हो। तो ये पेड़ पौधे प्रोड्यूसर क्यों है, उत्पादक क्यों है? क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, एसेंशियल विटामिन का उत्पादन पेड़ पौधे ही करते हैं। पेड़ पौधे मिनरल्स को, चाहे कैल्शियम हो, आयरन हो, जिंक हो, इसको अपने जमीन से अवशोषित करते हैं। तो जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमको बाहर से चाहिए, उसका उत्पादन कौन करता है? सिर्फ पेड़ पौधे। तो क्यों ना हम उसको सीधे पेड़ पौधों से ले लें। अब पहले उसको जानवर को खिलाओ, फिर जानवर से वो चीजें लो, तो फिर जानवरों के शरीर से फिर एंटीबायोटिक्स, सेचुरेटेड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसी हानिकारक चीजें भी आ जाती हैं, और ऐसी तमाम समस्याएं भी पैदा होती हैं जिनके बारे में भी हमने पिछले 1 घंटे में बात किया है। तो हमें सीधे प्लांट से हम सारा न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। दालें हमारी प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच है, हमें अलग अलग तरह की दालें अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें आयरन की, कैल्शियम की, तो ये भी अलग अलग तरह की दालों में, बीन्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं लगातार उससे। अब इसमें एक विटामिन आता है, विटामिन B12। इसको कोई पेड़ पौधा नहीं बनाता है, लेकिन इसको कोई जानवर भी नहीं बनाता है। इसको बनाता है एक बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं गट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया विटामिन B12, विटामिन K को बनाते हैं। प्लांट्स के ऊपर के जो सेल्स का आवरण होता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं, उसको भी तोड़ने का काम वो बैक्टीरिया करते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो ऐसा होता था, पर पिछले कई दशकों में हमने जीवन शैली में इस कदर परिवर्तन किया है, कई बार लोगों के शरीर में सारे गट बैक्टीरिया मारे जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, चाहे सीधे टैबलेट के माध्यम से ले या इनडायरेक्टली हम लोग वो मांस, दूध, अंडा, मछली के माध्यम से ले जो जानवरों को खिलाया गया है। ऐसे में बैक्टीरिया जब मर जाते हैं हमारी बड़ी आंत के, तो हमें हो जाती है विटामिन B12 की कमी। कई बार हमारा शरीर उसको अवशोषित भी नहीं कर पाता है, फिर भी कमी हो जाती है। यार अधिकांश लोगों को आज विटामिन B12 की कमी है। तो हमें अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक बनाना है, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और अगर इसकी कमी है तो हमें इसे सीधे सप्लीमेंट से प्राप्त करना चाहिए। सप्लीमेंट लेना बिल्कुल बुरा नहीं है, जैसे फल हम लोग बिस्किट, नमकीन, ऐसी तमाम चीजें फैक्ट्री में बनी हुई खाते हैं, वैसे ये भी ले सकते हैं। अभी नीति आयोग ने भी भारत सरकार को बोला है कि आप लोग विटामिन B12 का जो है खाद्य उत्पादों में फोर्टिफिकेशन कीजिए, जैसे आयोडीन का नमक में होता है, क्योंकि अधिकांश भारतीयों को इसकी कमी है। हालांकि इसकी कमी अर्बन लाइफस्टाइल वाले लोगों को ज्यादा है, ग्रामीण लोगों को इसकी कमी कम है। तो हमें अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक करने की आवश्यकता है, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विटामिन B12 की कमी हो तो इसको हमें सप्लीमेंट से लेने की आवश्यकता है।
और ये बड़ा जरूरी है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, और हमारे जो बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है उसके लिए भी बड़ा जरूरी है। तो एक बैलेंस डाइट लेकर हम लोग अपनी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। हमें कोई पशु उत्पाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दुनिया में हमारे जैसे वीगन अगर आप बनना चाहते हैं तो ऐसे करोड़ों लोग ऑलरेडी हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। सोनम कपूर, ऋचा चड्ढा, सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग हैं। दुनिया के टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, विनस विलियम्स, ये लोग भी वीगन है। सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर है, भी वीगन है। कुंतल जोईशर करीब 21 सालों से वीगन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, उसकी चोटी पर, दुनिया के तमाम चोटियों पर जा चुके हैं। ऐसे ही पैट्रिक, जर्मनी के स्ट्रॉन्गमैन है, ये भी वीगन है। तो ऐसे करोड़ों लोग आज दुनिया में हैं जो वीगन जीवन शैली को अपना चुके हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य करोड़ों से, कुछ लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, और कुछ लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए, और कुछ लोग सबके लिए। तो हमें भी इस जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है। आपने जब 10 वीक्स टू वीगन प्रोग्राम के बारे में शुरू में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखा होगा, यस किया होगा अगर आपने सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। आपको अगले 10 हफ्ते में हर हफ्ते एक ईमेल मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम की ओर से, जिसमें आपको बहुत सारी टेस्टी और इजी वीगन रेसिपीज बनाने के बारे में जानकारियां मिलेंगी, आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे और न्यूट्रिशनल टिप्स मिलेंगी आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियंस के माध्यम से। हमारा 10 वीक्स टू वीगन वेबसाइट भी है, उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। और 10 हफ्ते में जब सभी 10 ईमेल आप पढ़ लेंगे तो उसके लिए अलग से आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि अगले 10 हफ्ते में हर हफ्ते आपको एक ईमेल मिलेगा, 10-15 मिनट का समय निकालकर आप उसे पढ़ते रहिएगा, और अंत में आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, एक उसका भी एक सर्वे लिंक मिलेगा, उसको भरिएगा और आपको उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट और दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी यूट्यूब, हमारी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम की कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बारकोड से आप लोग इसे स्कैन कर सकते हैं और आपको हमारी इन कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर भारत के अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो जुड़ते हैं और बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ हमारा ग्रीन ट्यूसडे कार्यक्रम भी है, जो हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ जो उनका फूड रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कम करने के लिए चलाते हैं। तो अगर आपका भी इंस्टीट्यूशन अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे, आपकी कैंटीन में, मेस में जो खाना सर्व किया जा रहा है उसको प्लान बेस्ड कर आपका इमिशन कम करवाने के लिए, तो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल कर सकते हैं या सीधे आप वीगन आउटरीच इंडिया को भी ईमेल कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ पार्टनर के रूप में जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप लोग वीगन आउटरीच इंडिया को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा। हम लोग बहुत सी जानकारियां वहां पर शेयर करते रहते हैं। थैंक्स अगेन।